हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन एन इन्वेस्टर चेंज हिज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? क्या इन्वेस्टर अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है? पहला ऑप्शन है यस, बट ए परमिशन फ्रॉम एमपी एंड सेबी इज नीडेड फॉर द सेम। दूसरा ऑप्शन है यस, बट द इन्वेस्टर हैज टू गिव ए रिटन रिक्वेस्ट टू द फंड हाउस। तीसरा ऑप्शन है यस, बट एन अपफ्रंट फीस हैव टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर टू कवर अप हिज लॉस ऑफ इनकम। चौथा ऑप्शन है नो, ए चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट परमिटेड बाय सेबी। तो इसका राइट आंसर है यस, बट द इन्वेस्टर हैज टू गिव ए रिटन रिक्वेस्ट टू द फंड हाउस। मतलब कि एम्फी और सेबी का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टर को एएमसी को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होती है। एएमसी को एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं होती। इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट ही काफी होती है। तो इसका राइट आंसर है यस, बट द इन्वेस्टर हैज टू गिव ए रिटर्न रिक्वेस्ट टू द फंड हाउस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए न्यू फंड ऑफर। दूसरा ऑप्शन, एज पर सेबी रेगुलेशन ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन ए मंथली बेसिस बाय द एएमसी। तीसरा ऑप्शन है, फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलेंटरी बेसिस। चौथा ऑप्शन है, ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू मैंडेटरी रीड द फंड फैक्ट शीट बिफोर रिकमेंडिंग ए स्कीम टू देयर इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है, ए फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलेंटरी बेसिस। ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वॉलेंटरी लेवल पर इशू होता है, बट ये मैक्सिमम एएमसी वाले लोग मंथली बेसिस पर इसे इशू करते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सिड मैंडेटरी है, किम एंड साई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है, द ट्रस्टी कैन लीगली चेंज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दूसरा ऑप्शन है, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट्स द ट्रस्टी। तीसरा ऑप्शन है, द ट्रस्टी अपॉइंट द स्पॉन्सर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चौथा ऑप्शन है, द ट्रस्टी हैव टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इट्स म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है, द ट्रस्टी कैन लीगली चेंज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ट्रस्टी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के गार्जियन होते हैं, वो एएमसी को मॉनिटर करते हैं, सेबी रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं चेक करते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। अगर एएमसी गलत काम करे, जैसे फंड मिसमैनेजमेंट, सेबी रूल्स वायलेशन, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को डैमेज, तो ट्रस्टी के पास पावर होती है कि एएमसी को रिप्लेस करने की। तो इसका राइट आंसर है, द ट्रस्टी कैन लीगली चेंज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर का क्या काम है? म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करना। ट्रस्टी का क्या काम है? इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। एएमसी का काम है फंड मैनेज करना, कस्टोडियन सिक्योरिटी एंड सेफ रखना। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्फी। एम्फी का कौन सा काम नहीं है? पहला ऑप्शन, रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई। तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन, अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन, अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है, कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो फोर्थ नंबर वाला एमफी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है? एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा?
पहला ऑप्शन है इट विल बी प्रोसेस्ड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन है इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड सेंड बैक टू कंप्लीशन, चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो इसका राइट आंसर है इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है। एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है, जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है, तो 30 कैलेंडर डेज। डैश विल हेल्प द इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द सुटेबिलिटी ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम टू देम, कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं। पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सेबी जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। ए ट्रेल कमीशन इज पेड, ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है। पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, दूसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है as long as the investor stay invested in the mutual fund scheme। डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है। ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे, और डिवाइड किया जाता है 365 से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है, तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाई 365, तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज। No investor can have a holding of more than 25% of a scheme. State true or false? क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए, और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल, कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है। 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल, कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता। In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total assets should be, sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक particular sector के equity instrument में इन्वेस्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%। तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%।
द ARN इज अलॉटेड टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है NISM, तीसरा ऑप्शन है AMC, चौथा ऑप्शन है एमफी। तो इसका राइट आंसर है एमफी। एमफी अलॉट करता है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है, पहले कैंडिडेट NISM सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको ARN अलॉट करता है। इस ARN के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cutoff timing to determining the applicable NAV. इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल NAV डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनएवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल्स सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी।